जी हाँ दोस्तों, ये है बदलता दौर और मैं हूं आपका दोस्त दानिश महाजन। हर संडे 9 से 10 पेशे खिदमत होती है आपके एक चर्चा। और आज की चर्चा हर लिहाज से हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे साथ हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट और आज का हमारा टॉपिक बिल्कुल तैयार है। उससे पहले कि हम टॉपिक और अपने पैनलिस्ट से रूबरू करवाएं आपको आज की हेडलाइंस। नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह बिल्कुल तैयार। कई देशों के सार्क कंट्रीज के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं। डीआरजी डिसेबल राइट ग्रुप की बहुत बड़ी जीत। पहली बार शपथ ग्रहण समारोह में ओरली इम्पेयर्ड के लिए 3 लैंग्वेज इंटरप्रेटर को ऑर्गेनाइज किया गया और दूरदर्शन पर भी होगा इसका लाइव प्रसारण। जयललिता और ममता बनर्जी नहीं आ रही हैं शपथ ग्रहण समारोह में, उनकी जगह आएंगे उनके रिप्रेजेंटेटिव। नवाब शरीफ के आने पर पाकिस्तान में हाफिज सईद की जमात ग्रुप का विरोध और भारत में शिवसेना ने किया विरोध। सौदेव बर्मन फ्रेंच ओपन से कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर से हारे, टूर्नामेंट से हुए बाहर। आईपीएल में पंजाब ने हराया दिल्ली को। 13 साल की सबसे युवा किशोरी ने बनी पर्वतारोही, माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की। पूर्णा ने आंध्र प्रदेश से। और रजनीकांत की मूवी कोचडियान बॉक्स ऑफिस पर मचा रही है धमाल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। जी, आज की चर्चा है सीसीपीडी, चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के ऊपर। कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे लिसनर्स की रिक्वेस्ट थी, हमें इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, तो हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ हाजिर हैं। आई हैव गॉट प्रेसिडेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी एंड द प्रोफेसर इन सत्यवती कॉलेज, Dr. Ramesh Srin, one of our permanent panelists in the show. I extend a very warm welcome to you. I have got Vice President of India Confederation for the Blind and associated with the many projects in other NGOs as well, and Associated Professor of English in Delhi University, Mr. Anil Aneja. I extend a very warm welcome. I have got, I think I'm not sure, Mr. the sub-editor cum reporter L. Subramani is a very familiar name from Deccan Herald. Hi, I'm Sir, I here. extend a very welcome here. And shortly I think we will connect to Dr. Nikhil Jain, who's a political professor in Dayal Singh College. I think at the moment he is not with us. He will shortly join us. No. Yeah, I have come back. I have joined. Dr. Sir, welcome here. Thank you. So, panelists are ready and let us start the discussion by putting the first question. Dr. Sarin, मैं आपसे सबसे पहला प्रश्न पूछना चाहता हूँ और उससे पहले मैं बधाई भी दे दूँ एक बार ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड अनिल अनेजा सर को। इनके प्रयास से स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट दिल्ली में हमारे ब्लाइंड भाई लेने में सक्षम होंगे, तो उसके लिए रेडियो उड़ान की टीम से उनको बहुत बहुत बधाई। जी डॉक्टर सरीन, हमारा पहला सवाल, क्या सीसीपीडी से पहले कोई ऐसी सीसीपीडी की तरह कोई ऑर्गेनाइजेशन थी जो डिसेबल के लिए काम करती थी? जी डॉक्टर सरीन। आई थिंक लाइन इज कनेक्टेड। जी, तो ये डॉक्टर अनिल नेजा से हम जानना चाहेंगे। डॉक्टर अनिल नेजा, क्या सीसीपीडी से पहले कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो डिसेबल के लिए काम करती थी? जी नहीं, सीसीपीडी
जो THO संस्था है, उनका ऑफिस है, जो कोर्ट फॉर एजुकेशन कोर्ट है, जैसा कि आप जानते हैं। इसकी स्थापना पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 के अंतर्गत हुई है और इससे पहले कोई ऐसी संस्था नहीं थी, इस तरह की संस्था नहीं थी, इस तरह की कोई कोर्ट नहीं थी जो विकलांग व्यक्तियों की समस्याओं के ऊपर इस तरह से निर्णय ले सके। अगर कोई समस्या थी तो हमें फिर कोर्ट कचहरी जाना पड़ता था, हाई कोर्ट सीधा जाना होता था अपने आर्टिकल 22, 26 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, रिट के अंदर या PIN के अंदर, जो कि कई संस्थाएं गई हैं। आप देखें जो 1993 में बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का रिगार्डिंग परमिशन टू विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन टू अपीयर इन IAS। नाउ वो NFB का केस था और वो सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हुआ था। AICB ने भी कुछ केसेस 1995 में हाई कोर्ट में, जब बिफोर द PWD केम इनटू एग्जिस्टेंस, हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में डाले थे। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही चैनल से हमारी ग्रीवेंस रिजल्टेशन के, और जो CCPD का जो चैनल है ये PWD एक्ट के अंतर्गत स्थापित हुआ है और इससे पहले ऐसी कोई संस्था नहीं थी। जी डॉक्टर निखिल जैन जी, सिंपल शब्दों में जानना चाहूँगा हमारे लिसनर्स को, बताइए आप कि CCPD आखिर है क्या? डॉक्टर निखिल जैन, डॉक्टर सरीन, आई थिंक द लाइन इज डिस्कनेक्टेड। नहीं, मैं आ गया हूँ। जी डॉक्टर सरीन जी, आप इस क्वेश्चन को लीजिए, हमें बताइए CCPD आखिर है क्या? ये PWD एक्ट द्वारा स्थापित एक ऐसा संस्थान है जिसका काम ये देखना है कि PWD एक्ट में दिए गए प्रावधानों की उचित रूप से अनुपालना हो रही है या नहीं। कहने को इसको फर्स्ट मजिस्ट्रेट का भी अधिकार है और ये चाहें तो विभिन्न निकायों में अगर नौकरी संबंधी कुछ मुद्दे हैं तो उनको, या उस संबंधी कोई दिक्कतें हैं तो उनकी अनुपालना करा सकते हैं। जी मिस्टर सुब्रमणी, we want to know, do you believe that the CCPD should have been a constitutional body? Yes, I really feel it should be a constitutional body like the Election Commission or even the Controller and Auditor General of India, for the simple reason that जी it must be, a constitutional body. जी आपकी आवाज, योर वॉइस इज ब्रेकिंग, कैन यू रिपीट अगेन प्लीज? Hello? जी जी, नाउ काइंडली गो ऑन। Okay, so yeah, so that should be the case, where if it's a constitutional body, its rules, the sort of regulations that it sort of lays down, is incontrovertible. You cannot challenge it. You'll have to follow it. Whereas in the present circumstances, where it is sort of I don't know, the institution is meant to be functioning for the community in a very aggressive way. Probably it is not. That's my feeling. जी ओके, डॉक्टर निखिल जैन इज विद अस। हाँ बताइए, मैं पता नहीं कुछ ड्रॉप हो रहा है, आपको आवाज आ रही है? जी अभी आ रही है। डॉक्टर निखिल जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे किन पर्पस के लिए CCPD का गठन हुआ था? देखिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, जिसके तहत चीफ कमिश्नर पर्सन विद डिसेबिलिटीज का गठन हुआ है, बेसिकली जो प्रोविजंस PWD एक्ट में दिए गए हैं, उन प्रोविजंस के तहत क्या वो प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है प्रॉपरली, और अगर वो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो उसका एक तरह से मॉनिटर करना। क्योंकि अगर हम देखें आर्टिकल 58 से लेकर के आर्टिकल 62-63 तक, जहां तक CCPD के बारे में बताया गया है, तो कई तरह के काम इसमें दिए गए हैं, जिसमें CCPD जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के तहत जो भी एजेंसीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के लोकल गवर्नमेंट तक,
और इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनका उनका जो काम है, उनका जो पॉलिसीज लेजिस्लेशन है उसको मॉनिटर करती है, और जो फंड डिसबर्समेंट है उसके बारे में भी वो संज्ञान ले सकती है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो पीडब्ल्यूडी एक्ट उसके तहत इक्वल अपॉर्चुनिटीज और फेयरनेस के आधार पे क्या अधिकारों को पीडब्ल्यूडी प्राप्त कर पा रहे हैं, और अगर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं सॉरी, तो कौन कौन से उसमें जिसे कहेंगे हिंडरेंसेस आ रही हैं। तो बेसिकली थ्योरेटिकली कहें तो इस तरह के काम हैं, लेकिन इसमें कई चैलेंजेस हैं जो हमने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखा है कि सीसीपीडी के तहत पे जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो अधिकार दिए गए हैं एक्ट के द्वारा, एक तरफ तो ये है कि उन प्रावधानों के तहत वो काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। दूसरा, जो इस एक्ट के बाहर भी महसूस की जा रही है आवश्यकता कि जो काम जो आज के समय के हिसाब से जो चैलेंजेस महसूस किए जा रहे हैं जो स्टेट के द्वारा इम्पोज होते हैं, तो हमें लगता है कि कुछ और चीजें जो जैसे SC/ST कमीशन के पास होती हैं या और वुमेन कमीशन के पास होती हैं, वो हमारे पास है या नहीं, उसके बारे में भी एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है। बिल्कुल, हम तो उस पे बात करेंगे। पर आई वुड लाइक इन्फॉर्म द लिसनर्स रिगार्डिंग CC10 एंड आवर पार्ट्स विल आंसर। अनिल सर, आई वुड लाइक द्वारा किए गए हैं सब बड़े काम हुए हैं क्या? बिल्कुल, मैं उन लोगों में से हूँ जो ये मानते हैं बहुत पॉजिटिव सकारात्मक निश्चय ही सुधार की स्थान हर इंस्टीट्यूशन में होती है, और यहाँ समस्याएं हर इंस्टीट्यूशन में होती हैं। सीसीपीडी के साथ भी कई हैं, कुछ पहले नहीं थी अब बढ़ी हैं, कुछ पहले थी जिनका समाधान अब हुआ है। पर पिछले 17 सालों में देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा अपने श्रोताओं को आपके माध्यम से, AICB उन बहुत सब में है जिन्होंने सीसीपीडी के ऑफिस का यूज किया था, कोर्ट का यूज किया था। हमारा जो पहला केस था वो 3/99 था, थर्ड केस इन द सीसीपी की हिस्ट्री में। 99 में से ही इन्होंने सुनना शुरू किया था केसेस को, और थर्ड केस AICB का था, और वो था पंजाब नेशनल बैंक के अगेंस्ट। जितने भी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स आज बैंक में काम कर रहे हैं, बैंक ऑफिसर्स, उस समय बैंक विजुअली इम्पेयर्ड को बैंक्स में अब ऑफिसर के पद पर काम करने की नहीं थी और रोका जाता था। अगर आप क्लेरिकल ग्रेड से भी ऑफिसर ग्रेड जाना चाहते थे तब भी रोका जाता था। वो हमारा पहला मेजर केस था जो हमने जीता। और उसके बाद सैकड़ों अपॉइंटमेंट हुए हैं बैंक्स में ऑफिसर्स के, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के, और उसके बाद कई बार हम सीसीपीडी के पास गए हैं। निश्चय ही कई बार ऐसा हुआ है कि उनके ऑर्डर्स कंप्लाई हुए हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि सेंसिटाइजेशन, रिकंसिलिएशन भी उनके द्वारा हुई है। वो दोनों पार्टीज को बुला के बिठा करते हैं, और उससे कुछ के बाद ऐसा भी हुआ है कि उनके ऑर्डर्स का पालन नहीं हुआ, पर जब हम हाई कोर्ट जाते हैं तो वो उनके ऑर्डर प्रायः मान लिए जाते हैं। तो इनफैक्ट रिसेंट एक PIRC जिसमें हाई कोर्ट में रूल किया है, जिसकी बात चर्चा आपने इस कार्यक्रम के शुरू में की, उसमें हाई कोर्ट में रूल किया है जजमेंट में कि सीसीपीडी हैज अ स्टैट्यूटरी पावर टू एनफोर्स इट्स डिसीजन। उस जजमेंट में लिखा हुआ है ये। एक और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी इसी तरह की है, और कई बार फेलियर पर डेफिनेटली इंस्टीट्यूशन से, ऑफिस ऑफ द सीसीपीडी से बहुत अच्छे काम हुए हैं। स्पेशली जो हमारे आज के सीसीपीडी हैं PK पिंचा, वो बहुत प्रोएक्टिव रहे हैं और उन्हें बहुत ही कुछ बोर्ड डिसीजंस लिए हैं जिनकी हमें सराहना करनी चाहिए। जी डॉक्टर सरीन, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं डॉक्टर अनिल अनेजा से? और अपार्ट ऑफ ब्लाइंड, क्या डिसेबल फील्ड में आप थोड़ा सा हमें बताएंगे कि क्या आप ऐसा मानते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा सुधार हुए, कोई बहुत आप मानते हैं? शायद सिंपली हाँ कहने से नहीं चलेगा, क्योंकि मैं एक फ़र्क देखता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन किसी चीज़ को अप्रोच करती है और इंडिविजुअल अप्रोच करता है, दोनों में अंतर है। दूसरा, मैं ये भी मानता हूँ कि सीसीपीडी लकीर का फकीर होने के अलावा इनोवेटिव नहीं, क्योंकि मैं खुद पर्सनली सीसीपीडी से सीखा हूँ ड्यूरिंग 2005-06, जब मुझे इंडियन एयरलाइंस में मैनेजरियल पोस्ट के लिए अलाउ कराना था कि मुझे इंटरव्यू बैठक दिया गया, तो मुझे ये कह के सीधा रिफ्यूज़ कर दिया गया कि इस संबंध में PWD कुछ कहता ही नहीं है। अल्टीमेटली मुझे वो परमिशन हाई कोर्ट से लेनी पड़ी। तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर तो बिल्कुल कह सकता हूँ कि इनोवेशन। दूसरा, अनुपालन कराने का क्रम अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, एटलीस्ट इंडिविजुअल केसेस में अनुपालना कराने,
देखिए बहुत अच्छी मामले में नहीं, क्योंकि जहाँ बेटे काम कॉल पे जहाँ सेपरेसी ऑफ पावर में कुछ प्लस पॉइंट्स है, वहाँ सेपरेसी ऑफ नहीं अपने नेगेटिव पॉइंट में अगर मान लीजिए कोर्ट कोई आदेश देता है तो एग्जीक्यूटिव उसे फॉलो करेगा या नहीं, ये उसको जबरदस्ती फोर्स नहीं करता। मैं तो वो अपनी बात कह सकता, और जितना कमजोर फॉलो कराने वाला है और ये ऑर्डर देने वाला है, उतना ही कमजोर उसका फॉलो भी होगा, मेरी ये दृढ़ मान्यता। तो मेरी नज़र में कहीं ना कहीं वो एक लाइन ऑफ डिमार्केशन है। शायद मैं क्या पीडब्ल्यूडी एक्ट के द्वारा बनने से सीसीपीडी का या कॉन्स्टिट्यूशनल से, लेकिन शायद अगर इस एक्ट को कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप मिला होता, इसकी चर्चा 80s में हम लोगों ने की भी थी, तो ये पीडब्ल्यूडी और इससे जुड़े इंस्टीट्यूशन ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो। Mr. Subramani, we want to know, as you earlier said, I strongly believe that it should have been a constitutional body. But Yes. As far as the constitution, Yeah. I think around about zero specifically the disabled under any article. There is very, almost about zero. They have forgotten disabled while writing the, and that so at that in this scenario, how we can make this constitutional body, how we can expect. And other thing, one I want to add it, do you believe that we can form another NGO like the department like CCPD that can be more stronger, or you will suggest? No, Danesh, I tell you one important thing. See, there is no point in having one more institution like CCPD, okay? You may have many, okay? But as long as the institution doesn't have strength and the teeth, if it doesn't bite, I don't think it is going to function properly. Let me tell you why. See, take the election commission, okay? I don't know, many of you are very young, you may not know. In the late 1980s and the early 1990s, the election commission slowly started to become powerful, okay? They started to put in restrictions, and today, election is a very, very, regulated, cannot spend more than a particular amount, use propaganda machinery on the point. Government cannot take advantage. So all these things happen because election commission, one, it's an independent body, okay, constitutional statutory body, which who nobody can interfere with that. Okay, so your views are. Dr. Nikhil, we want to know कि do you believe in CCPD office, कि वहाँ पर जो संख्या है डिसेबल की, नंबर ऑफ पीपल, वो बिल्कुल डिसेबल के अकॉर्डिंग जैसे ये बॉडी बना दी गई है CCPD, आपको लगता है कि वहाँ पर जो डिसेबल की जो वर्किंग स्टाफ है वो पर्याप्त मात्रा में है? जस्ट टाइम पास ओनली फ्यू पीपल? जी श्योर दानिश, इससे पहले मैं आपको एक जवाब दूं, मुझे एक चीज और इसमें ऐड करना चाहता हूं जो अभी प्रीवियस स्पीकर्स ने बात की। देखिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि कई जगह हमने देखा है कि CCPD कमजोर पड़ जाता है या वो कमजोर हो जाता किया जाता है क्योंकि एक तो उनकी रिकमेंडेटरी पावर है, और कई बार इस तरह की सिचुएशंस आती हैं कि जो ऑर्डर निकलता है वो इतना वीक होता है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं पाता है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या पर्सन विद डिसेबिलिटीज जस्टिस पाते हैं केसेस में, और उससे भी बड़ा सवाल है कि वो जस्टिस क्यों नहीं पाते हैं, क्योंकि पर्सन विद डिसेबिलिटीज का कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे आपने कहा ना, कहीं भी स्पेसिफिक जीरो स्पेसिफिकेशन है ना, कि उनका कहीं भी उल्लेख नहीं है। और इसी तहत हम लोगों ने संभावना ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, जिससे मैं बिलोंग करता हूं,
सन 2000 में, जो आपको ध्यान होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन बनाया गया था, कमिटी बनाई गई थी जस्टिस वेंकटचल्या के अध्यक्षता में, और उस समय हमने एक ड्राफ्ट तैयार किया था, और उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में किन किन आर्टिकल्स में राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15, 16 से लेकर के कई सारे आर्टिकल्स में कहाँ कहाँ उन्हें रखा जा सकता है और किस संदर्भ में रखा जा सकता है, एक ड्राफ्ट बनाया था। और अभी हाल ही में 2010 में भी हमने एक ऑनलाइन पिटिशन लॉन्च की थी, जिसके जो फॉरमोस्ट सिग्नेटरी थे प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के एक्स वाइस चांसलर हैं, फॉर्मर वाइस चांसलर हैं, और बहुत बड़े लीगल ल्यूमिनरी हैं, और उसके अलावा कई सारे और रिनाउंड लॉयर्स और कई सारे जो इंटेलिजेंसिया से बिलोंग करते हैं लोग, कई बुद्धिजीवियों ने उसको साइन किया है, और अभी वो पब्लिक डोमेन में हमने दोबारा रखी है। तो मुझे लगता है इस तरह का अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि कई जजमेंट्स में ये एक्सप्रेशन मिलता है कि कोर्ट न्याय इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि उसे लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन और ग्रुप्स को और मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को प्राप्त है, वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज को नहीं प्राप्त है। अब मैं आता हूं आपके सवाल पे। आपने ये पूछा था, एक मिनट, कि सीसीपीडी उसके ऑफिस में जो डिसेबल की जो वर्किंग स्टाफ है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये तो बहुत बड़ा सवाल, मुझे लगता है सभी जो डिसेबिलिटी में काम करते हैं प्रोग्रेसिव तरीके से, उनके सामने रहा है और सबने उठाया है कि जो खासकर ऐसी ऑफिस जहां से पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए काम होता है, उनके लिए न्याय दिलाया जाता है, उनके लिए कांस्टेंट मॉनिटरिंग होती है, वहां पे एटलीस्ट जो एक ऐसा सब्सटैंशियल, मतलब जिसे कहते हैं एक साइजेबल चंक ऑफ पर्सन्स हैं, वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज को बिलोंग करें। और उस दृष्टि से अगर मैं देखूं तो आज नहीं लगता कि डिसेबल्ड को वहां पे रिप्रेजेंटेशन दिया गया है उनके ऑफिस में। इसके अलावा मतलब हर एक सेक्शन में, मतलब मुझे याद है जब हम उस समय मीरा कुमार जी थी सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर, तो हम लोगों की मुलाकात हुई थी और इस बात पे एक जबरदस्त डिबेट हो गया था। हम उस समय उनसे ये कह रहे थे कि भाई आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज, चीफ कमिश्नर जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज को जाना चाहिए, क्योंकि जब विमेन कमीशन में विमेन को जाता है, SC/ST कमीशन में उनको जाता है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? तो उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि देखिए हम भी तो आप लोगों के लिए ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम काम नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ये जवाब था, देखिए सवाल जब आप एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जब आप सेंसिटाइजेशन की बात करते हैं, तो अगर आप वो इस ऐसी पदों पे लोगों को नहीं रखेंगे तो इसका मतलब आप उनकी कैपेबिलिटीज पे डाउट करते हैं। और जहां एम्पावरमेंट का सवाल है, तब इस तरह की टोकनिज्म से काम नहीं चलेगा, जब चैरिटी एडवोकेसी से काम नहीं चलेगा। Sorry, I had a problem with the connection. No problem. Hello? जी, Okay. we are hearing. So I'll just wind up my Yes. Sorry, yeah, please. जी. Okay. तो मुझे लगता है कि इंक्लूडिंग, देखिए चीफ कमिश्नर पर्सन डिसेबिलिटीज के ऑफिस में तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि वहां पे अभाव है, मतलब ठीक है, ये बहुत खुशी की बात है, और इसी वजह से हमारे यहाँ पॉजिटिव ऑर्डर्स भी आए हैं कुछ कि हमारे चीफ कमिश्नर जो हैं वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज को बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी अभी उनके ऑफिस में मुझे लगता है नितांत अभाव है पर्सन विद डिसेबिलिटीज का। डॉक्टर अनिल अनेजा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी आपने डॉक्टर निखिल को भी सुना, डॉक्टर रमेश सरीन जी को भी सुना, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक हमारे पास जो कंप्लेन आई थी पहले, वो थी कि अगर जो मेल के थ्रू ईमेल अगर उनको किया जाए तो वो बहुत कम रिस्पॉन्स आता है, कभी कभी अगर उनकी नज़र पड़ गई ऊपर तो वो रिस्पॉन्स आ जाता है, तो मतलब कि टेक्निकली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है वो जो फीडबैक आता है। दूसरी बात, यहाँ पर जो नंबर ऑफ मेंबर्स बहुत कम है, नितांत अभाव है, जैसे बताया इन्होंने, बहुत कम है। और नंबर 3 जो डॉक्टर सरीन ने पॉइंट उठाया कि ये इंडिविजुअल और NGO में ज़मीन आसमान का फर्क है, इंडिविजुअल बेसिस पे बहुत कम अन्याय मिलता है। तो आपके इन तीनों पर क्या विचार, कैसे आपका क्या व्यूज़ हैं इस पर? इससे पहले कि मैं इस पर जाऊँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जैसा निखिल ने कहा अभी, कि इनकी पावर रिकमेंडेटरी है, और ये बहुत बड़ी कमजोरी है इस इंस्टीट्यूशन में कि ठीक है कंप्लायंस कई बार हुई है, हमने खुद देखा है कि कई केसेस कंप्लायंस हुई है, पर कई बार नहीं भी होती है। और
उस केस में हमें हाई कोर्ट जाना पड़ता है, और हर केस में हमें हाई कोर्ट जा नहीं सकता, हर व्यक्ति हाई कोर्ट जा नहीं सकता। तो उस सब की वजह से समस्याएं आती हैं, और ये एक ऐसी कमजोरी है जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकार प्राप्ति में बहुत ही बड़ी बाधा है, और इसको निश्चय ही दूर करना चाहिए। और इसका एक ही तरीका है कि इसको, सुब्रमण्यम had said earlier, there should be more teeth to it, there should be more constitution, there's no doubt about that। जहां तक बात है, आपने ईमेल की बात उठाई और ईमेल वहां रिस्पॉन्स नहीं आता। देखिए, मेरा अनुभव ऐसा नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि कई सालों से मैं सीसीपीडी ऑफिस में, और कई केसेस जिनकी गिनती भी करना थोड़ा मुश्किल होगा अभी इस समय, 25, 30, 40, 50, कुछ भी हो सकता है, मुझे पता नहीं कितने होंगे, 20 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। काफी केसेस मैंने वहाँ फाइल किए हैं, और उनका एक प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस ये होता है कि जब वो ईमेल करते हैं हम उनको, या कोई लेटर भेजते हैं या पिटीशन भेजते हैं, वो केस रजिस्टर करते हैं, केस नंबर देते हैं, फिर उस हिसाब से वो नोटिस सर्व करते हैं दूसरी पार्टी को। इस समय लगता है, ये बात डेफिनेटली जरूर है, और ये बहुत बड़ी कमजोरी है सीसीपीडी ऑफिस की, कि ये उनकी प्रक्रिया बहुत लंबी है, एक आम कचहरी से भी लंबी है। मैं तो कई बार मजाक में ये भी कहता हूँ कि कचहरी में जाना आसान है, पर सीसीपीडी में समय बहुत ज्यादा लगता है। कई बार एक कचहरी में आप केस फाइल करेंगे और 2 दिन बाद हेयरिंग में आ जाएगा, अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो, अगर रजिस्ट्री में ऑब्जेक्शन नहीं लगी तो, और उसके बाद डेट्स मिलेंगी, रिस्पोंडेंट बुलाया लग जाएगा। यहाँ वो प्रोसेस पता नहीं क्यों फॉलो नहीं किया जाता। यहाँ बहुत लंबा समय दिया जाता है नोटिस के लिए, बहुत समय दिया जाता है रिप्लाई के लिए, उस वजह से समस्याएं होती है। तो सीसीपीडी तब तक आपको रिस्पॉन्ड नहीं पाएगा जब तक उसको दूसरी पार्टी से जवाब नहीं मिलेगा, इसमें समय लगता है। और ये इनकी सिस्टम की, प्रक्रिया की बहुत बड़ी कमजोरी है, जिसको निश्चय ही दूर किया जाना चाहिए। हमने रिप्रेजेंटेशन भी दिए इस बारे में। जो रूल्स हैं, रूल 42 जो है पीडब्ल्यू एक्ट, उसमें क्लियर लिखा है कि एक समयबद्ध तरीके से सीसीपीडी ऑफिस में जो शिकायतें दर्ज कराई जाती हैं उनका निपटान होना है, और वो समयबद्ध तरीका शुरू से ही फॉलो नहीं किया जा रहा है, और ये बहुत बड़ी कमजोरी है। इस न्याय में विलंब लगता है, और जब न्याय में विलंब होता है तो वो न्याय अन्याय ही बन जाता है एक तरह से। जी। जहां तक तीसरी बात आपने कही, इंडिविजुअल, व्यक्ति और संस्था के द्वारा जो उठाए गए मुद्दों में की अप्रोच में फर्क है। मैं इस बात को, मेरी सोच थोड़ा भिन्न है जो सईद साहब ने कहा, क्योंकि हालांकि एआईसीबी भी मुद्दे उठाती है, पर हम मुद्दे अक्सर उन व्यक्तियों को उठाते हैं जो अग्रीव हैं, जिनको समस्याएं, इंडिविजुअल केसेस उठाते हैं, और कई बार तो हमें 2-2, 3-3 दिन में भी जवाब मिला। पिछले साल हमारा केस था, एक महिला थी, उनको एक परीक्षा में बैठने से रोका गया था, इसके बावजूद कि वो सारी सब तरह से क्वालिफाई करती थी, तो अर्जेंट मैटर था, और विद इन 2 डेज वो नोटिस हुआ था सीसीपीडी ऑफिस से, और वो विद इन 10 डेज पूरा मैटर जो है डिस्पोज ऑफ हुआ था। वो इंडिविजुअल केस था, हालांकि उठाया हमने था। तो मुझे नहीं लगता कि ये, और 1-2 केसेस ऐसे भी हुए, पहले भी हुए हैं, ये भी हुआ है कि कुछ केसेस सालों चलते हैं। हमारा केस 2 साल से चलता है सीसीपीडी ऑफिस में, इसमें और समस्याएं हैं, पर मुझे नहीं लगता कि सीसीपीडी के बारे में कभी भी, मैंने 4 सीसीपीडी को देखा है, और मुझे नहीं लगता कि उनमें कभी भी यह भेदभाव रहा हो। बहुत जल्दी एक व्यक्ति थे जिनको समय से पहले जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया था, और अपनी नौकरी से हटा दिया गया था, ओवर फोर्सेबली रिटायर किया गया था। वो एक व्यक्तिगत केस था, और एसीबी ने उठाया था इंडिविजुअल केस, उसके में बहुत पॉजिटिव ऑर्डर आया, और कंप्लाई भी है। उस व्यक्ति को दोबारा रिटायरमेंट के बाद, पेंशन देने के बाद वापस नौकरी के बुलाया गया, और उसके सारे सर्विस बेनिफिट दिए गए। उसने 10 साल उसके बाद काम किया, और वो सीसीपीडी ऑर्डर के तहत कई मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मेरे विचार में सिस्टम में या सीसीपीडी के मन में कभी ये बात नहीं होती ये व्यक्ति का केस है, संस्था का केस है। ये जरूर है कि एक जुडिशियल प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। अगर हम वो फॉलो करेंगे तो निश्चय ही परिणाम मिलेगा। उसका विराम जरूर लगता है, और वो परिणाम कई बार कमजोर भी होता है, जैसे निखिल ने कहा, वो बिल्कुल सही है। तो वो सब बाधाओं को दूर करना है। पर आई डू नॉट थिंक कि व्यक्ति और संस्था में कोई फर्क है, ना कि उनके ऐसे इंटेंशन हैं कि संस्था को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाए व्यक्ति के तरफ से। इससे पहले हम सवाल एक बात क्लियर करना चाह रहे हैं जी। आई थिंक किसी का माइक थोड़ा मुंह के बहुत क्लोज है। द माइक इज वेरी क्लोज टू द माउथ। काइंडली जस्ट कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम द माइक अ लिटिल बिट। या नाउ इट्स फाइन, प्लीज सर आप बोलिए। जी सरीन सर आप बोलिए। सरीन सर। No, Danish, if I may add what Mr. Aneja has been saying. जी. See, there are
one of the most important things is that whether CCPD is part of a larger bureaucracy or CCPD is an effective mechanism. Okay, I think this is a question that we need to ask. Yeah, there are, Okay. Subramani sir, already this question has come and you are replying, so I want you reply to our listener. This question come for you, and the question is, can, Okay. yeah, one of the listener is asking, and for Yeah. everyone there are bunch of question I have. First question goes to you, and the listener is asking, can we make sure that CCPD is there is no impact of the political persons over the CCPD? Can we make sure? Yeah, I think that is very, very important because I tell you, I have a lot of concerns about CCPD. Let me tell you one by one. One is CCPD cannot afford to be a part of a bureaucratic setup. Okay, bureaucracy. When I say bureaucracy, let me give a definition. Bureaucracy is only thinking about process. You know, process. They procedures. They don't think about solution. Okay, I think that has to change. CCPD should concentrate more on getting the solutions correct. Okay, they are a regulatory body. They regulate. It's more like overseeing how equality, equal opportunity is implemented in various institutions, including private institutions. And they have to act. They have to use their authority in a proper way, so that the guilty are not only punished but made to change the ideology. Okay, the mindset breaking has to happen legally also. I don't know whether it's happening now. That maybe it is started to happen now, but the percentage of solution, the results that you get from CCPD has to improve a lot. One. Number two, we are only talking about the CCPD at the center, but there are CCPDs at the state level. And I really have a lot of concern about state CCPDs, where we don't really find a great deal of change happening at the state level. In fact, it is very sad to know that the state CCPD is basically their, using their authority to punish the NGOs. They shouldn't be punishing the NGOs. They should be punishing people who don't follow equal opportunity or if they act against the Persons with Disability Act. Those people are getting out. And in fact, the CCPD doesn't even know who is violating the law. Whereas they take action against NGOs. So I feel that is a great concern, because once you start acting against NGOs, you are not neutral anymore. Okay, Yeah. you take one person's side and you punish the other person. Yeah. That sort of an attitude should be stopped. That sort of actions by the CCPD should be stopped at the state level. And thirdly, I think it is important for us to make sure that people who understand disability issues become CCPD at the state level. Okay, state level CCPDs are, in spite of a lot of effort, somehow they kind of don't. So unless these things change, CCPD will not be neutral. Number one, and will only be a bureaucracy. It will not change. So that's what I feel. Okay. Thank Can you. I please add to that? Ji, sorry. Can I please react for a minute? Ek minute ke liye? Yeah, So, please. What Go on. Ramani has said, I just Yeah. wanted to add to that. Definitely, there are commissioners, or CCP, there are commissioners in states, and we should definitely talk about that, because the situation in states is very different from the central chief commissioner. PCPD working as a center, the commissioners working in the states are two different ball games, and there's not a difference. So we should definitely talk about that. But as far as Sure. bureaucracy is concerned, I think the chief commissioner does report to the minister directly. That is the protocol. He does not report to the secretary, Department of Disability Affairs. To that extent, and CCPD is a body set up under the PWD Act, and being a quasi-judicial body can only function under the Act. It cannot go outside the Act. This is the limitation. Had it been a constitution body, it would have gone outside the Act. Then it would function within the framework of Constitution. But here, he or she can only function within the Act,
That's a limitation, but that's there. But I do not think CCPD is bureaucratic in the sense we understand that term, because he doesn't report to the secretary, he reports to a minister directly, obviously, and then through the minister to the parliament. It's a statutory body, and therefore not a part of bureaucracy at all. जी No. What I meant to say was that the mentality of bureaucracy, not exactly technically bureaucratic. The mentality would definitely depend on individuals. That is If you get preoccupied with the procedure, what happens? The solution never happens. Yeah, but being a That's my judicial concern. body, you have to follow procedures. Na? Okay, let us come to the other question and we will then Danish, जी, there are Nikhil sir. very important. There are very important points. The question which you asked was whether the CCPD can be out of the control of the political control. I think it's a very subjective question, and one has to see this in the context of how the CCPD is appointed and how he functions. Like I'm talking about the technical things also, that how he like implements the matter, and the reporting part, to whom he reports. So certainly, as in many cases, the person with disabilities in present context cannot function in the outside the political control. It is, I think, very difficult in the present context. And secondly, let me also add the grim situation in the state commissions. The commissions, the state commission in many states, it has been observed that there has not been a proper constitution of the state commissions. And secondly, in the way that the additional responsibilities have been given to the some officers to function as the state commissions. And in many states, they even if the commissions have been appointed, they have not been functioning properly. And there are cases actually, because I've come across many cases, like even recently people from Mizoram came and they were reporting that the state commission is not listening to them, and there are many grievances. So they have to come to the chief commissioner of person with disability, and some of them are fortunate enough who can reach Delhi and they can report it to the CCPD and all. So situation certainly is pretty grim so far as the state commissioners are concerned. जी. And now I want to have some quick question of the listeners. Many questions I have collected. And before that, one listener saying, we appreciate Mr. Anil Aneja and Dr. Sareen, because many NGO people do not like to come forward on here. They are, I don't know why this listener is congratulating Dr. Sareen and Dr. Anil Aneja. So, okay. The question is to Dr. Sareen. डॉक्टर सरीना, एक लिसनर का क्वेश्चन ये है आपके लिए कि जो आरपीडी बिल, दैट आरपीडी बिल वेंट टू द कैबिनेट, डू यू थिंक it has gone to the cabinet without the consent of the CCPD, without the approval of CCPD? Do you believe? If yes, then how it can go? Because there are so many controversies. And if no, then why it has not been tabled first to CCPD? The question of the listener. मेरे हिसाब से इस सवाल में सीसीपीडी की भागीदारी कहीं भी मुझे जरूरी नहीं समझ आती जी। पीडब्ल्यूडी एक्ट से रिलेटेड, चाहे वो रिवाइज्ड एक्ट हो चाहे पहले का एक्ट हो, उसका प्रोसीजर एंटायरली डिफरेंट है। उसमें सीसीपीडी से कोई रिकमेंडेशन लेना बहुत ज़रूरी नहीं है, ना ही सीसीपीडी से पास करा के तब पार्लियामेंट तक भेजना पड़ेगी। तो सीसीपीडी का काम ये, जो कुछ एक्ट बन जाएगा, just to monitor it, just to see how that can be used. तो मेरे नज़र में ये सीधा काम ये था कि उस एक्ट को मिनिस्ट्री के डिफरेंट फेजेस से होते हुए पार्लियामेंट तक जाना चाहिए था, और पार्लियामेंट उसके लिए स्टैंडिंग कमेटी बना सकती थी, रीथिंक कर सकती थी। और मुझे बिल्कुल डर है, शायद मुझे जहाँ तक मालूम स्टैंडिंग कमेटी को दिया भी गया था, अब नई सरकार क्या करेगी उसके बारे में तो समय बताएगा, लेकिन मुझे बिल्कुल शंका है कि कोई बड़ी बात नहीं, ये एक्ट भी दरवाजे के पीछे से अचानक पार्लियामेंट में घुसे, बिना कुछ बातचीत के चुपचाप पास हो जाए, फिर उसके बाद हमें 16-17 साल बाद दोबारा सोचना पड़े वेयर वी आर। जी, तो आप ऐसा मानते हैं?
So another question goes to the listener. The listener of the question goes to Dr. Anil Aneja, that people are saying, if as you earlier said कि कोर्ट कचहरी में जाना आसान है, और जहाँ जो लिसनर सुन रहे हैं कि काफ़ी इसके कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है सीसीपीडी के बहुत ज़्यादा, तो हम लॉ में भी अप्रोच कर सकते हैं, वो थोड़ा आसान प्रोसीजर है। तो इस सूरत हाल में सीसीपीडी के क्या बेनिफिट्स दिखते हैं हमें? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि कोर्ट कचहरी में जाना आसान प्रोसीजर है, शायद मैं अपनी बात ठीक से कह नहीं पाया। मेरा ये कहना था कि इतना समय लगता है कई बार कि लगता है कि शायद हम हाई कोर्ट जाते हैं तो मैटर जल्दी डिसाइड हो जाता है। जैसे जब आरबीसी पिटीशन था अगेंस्ट बीएसएसएसबी अदर्स, इसमें कुछ फोर्स हमने चैलेंज की थी, और अगर ये हम हाई कोर्ट गए, 2-3 हेयरिंग में सॉल्व हो गया, और सीसीपीडी को डायरेक्शन किया गया कि 3 दिन के अंदर केस को डिस्पोज ऑफ करें। अगर यही केस हम सीसीपीडी में डालते तो शायद महीनों लग जाते। पर इसका अर्थ ये नहीं कि हाई कोर्ट में जाना आसान है, क्योंकि हाई कोर्ट भी अब ये करने लगी है। वो कहते हैं कि एक रूल ये है कि अगर एक्ट के अंदर कोई स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएट की गई है, अथॉरिटी, तो फर्स्ट रेमेडी जो पहला आपका फर्ज बनता है उस अथॉरिटी के पास जाएं, और जब आपकी वो रेमेडी, वो आपका चैनल बंद हो जाए, खत्म हो जाए, या उसको एग्जॉस्ट कर दें, उसके बाद आप हाई कोर्ट जाइए। इन सालों में कि हाई कोर्ट ने भी होता है, इनफैक्ट कई बार कि जब हम हाई कोर्ट जाते हैं सीसीपीडी का जजमेंट लेके या कैट जाना हमारे लिए बहुत अच्छा न्यू केस, तो इसलिए जरा नो इजी लगता कि हाई वो पूछ रहे हैं कि थोड़े बेनिफिट्स बताएं हमें, इनके बेनिफिट्स क्या हैं सीसीपीडी के बेनिफिट्स ये हैं कि ये लीडर्स हैं स्टेट्स में, वो आपकी समस्या समझे, अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे, वो सेंसिटिव होंगे। जिस एक प्रश्न आता है कि वकील दे सके कर सके, उस केस में सीसीपीडी में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप सिर्फ एक चिट्ठी ही क्यों ना भेज दें और ईमेल ही क्यों ना भेज दें, वो केस रजिस्टर होगा, आपको वहां वकील ले जाने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप अपना केस खुद भी आर्ग्यू नहीं करते तो सीसीपीडी या कमिश्नर का फर्ज बनता है कि वो ये देखे कि किसी विकलांग व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना हो रहा हो। अगर वो विकलांग अपने अधिकारों के प्रति अपनी आवाज नहीं उठा पा रहा है तो उसकी से आवाज उठाए। ये सब बेनिफिट्स हैं, और ये प्रोसीजर्स बड़े सिंपल हैं। पर हाँ, ये जरूर है कि कई बार देर होती है, पर कई बार कचहरियों में भी बहुत देर होती है। हमारा रेलवे के अगेंस्ट PIL था, जिसके बाद 4200 नौकरियां क्रिएट हो गई, पर उसमें हमें 6-7 साल लग गए उस PIL में। तो कुछ केसेस में सीसीपीडी ज्यादा इफेक्टिव है, कुछ में कोर्ट ज्यादा इफेक्टिव है। पर एक आम व्यक्ति के लिए जिसके पास साधन जागरूक नहीं है, धन नहीं है, कम है, और अर्जेंट मैटर्स में ये भी देखा है कि सीसीपीडी बहुत कम समय में भी एक्ट करते हैं। आप टेलीफोन कीजिए, उनको अपनी समस्याएं बताइए, ये हमारी अर्जेंसी है। अगर वो देखते हैं कि वाकई एक इमरजेंसी है तो वो कई बार बहुत कम समय में भी एक्ट करते हैं। तो निश्चय ही इस इंस्टीट्यूशन के बहुत फायदे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, मजबूत किया जाए और ज्यादा प्रभावी बनाया जाए। जी, ये जानना चाहते हैं कि एक पहला क्वेश्चन तो ये है उनका कि आप ये बताएं कि क्या सीसीपीडी लोगों, बहुत सारे अभी गांव में रहने वाले डिसेबल्स को पता ही नहीं है सीसीपीडी होता क्या है, और वो डर जाते हैं कि क्या यहाँ वहाँ पर जाना बहुत मुश्किल है। क्या सीसीपीडी के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम न्यूज़पेपर्स जहाँ कहीं आते हैं जिससे लोगों को अवेयरनेस हो, और दूसरी बात सबसे कर सकते हैं? देखिए, पहला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसके बाद ही दूसरे सवाल मतलब उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अगर हम देखें तो सीसीपीडी दिल्ली में स्थित है, और उस तक पहुंचना, देखिए मैं उस पर बात नहीं आऊंगा, लेकिन जानकारी लोगों को है। तो इसलिए है कि क्या लोगों को ये भी जानकारी है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो हैं वो स्कूल जा पाते हैं, या उनके लिए जीवन में जो दूसरे व्यक्ति आप जो उनकी जो आवश्यकताएं वो क्या है, या जो काम और लोग कर पाते हैं वो भी कर पाते हैं। तो अगर हम जितने भी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, जो शहरों से दूर हम रिमोट कॉर्नर्स में जाएंगे तो यही स्थिति पाएंगे, जैसे आपने गांव की बात की, कि अवेयरनेस अबाउट देयर राइट्स एंड अबाउट देयर डिग्निफाइड लाइफ इज, आई थिंक इट सीरियसली लैकिंग। और इसी डिप्रिवेशन की वजह से
मुझे लगता है कि बेसिक जो उनकी लाइफ की कंडीशंस है वही बहुत डिटेरियोरेटेड है, वही खराब पा पाना अभी तक बना हुआ है, जिसके लिए मुझे लगता है कि बावजूद इसके कि हम ये काफी क्लेम होता है गवर्नमेंट की तरफ से भी कि उन्होंने काम किया है, जैसे मान लीजिए सर्व शिक्षा अभियान वगैरह के तौर पे काफी रोजी पिक्चर पेंट की गई थी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। और एनजीओ लेवल पे भी काम होता है, लेकिन अभी भी स्थिति उतनी सुधरी नहीं है। अब बात सीसीपीडी तक क्या लोग पहुंचते हैं या पहुंचने के लिए कोशिश करते हैं या सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सोच तब तक आएगी जब तक पर्सन विद डिसेबिलिटी को ये पता लगेगा कि उसकी ग्रीवेंस क्या है, क्या उसकी कोई ग्रीवेंस है। अगर वो ये सोचेगा कि पढ़ाई उसके लिए जरूरी है और उसके लिए उसको जो मौलिक जो कंडीशंस हैं वो नहीं मिल पा रही है, एक्सेसिबल एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रही है, लेकिन अगर वो नहीं, पेरेंट्स नहीं सोचते कि पढ़ना भी जरूरी नहीं है, तो ग्रीवेंस कहाँ से पैदा होगी। या फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट के लिए पढ़ भी जाए तो एम्प्लॉयमेंट क्या वो एम्प्लॉयड हो सकता है, या उसके लिए स्टेट अगर उसके लिए कंडीशंस नहीं पैदा कर रहा, तो वो उस लेवल पे जब वो अवेयरनेस आती है, जो वो ग्रीवेंस के तौर पे देखता है, तब ये बात उठती है कि वो सीसीपीडी की ओर देखता है या अपने स्टेट कमीशन की तरफ देखा है। तो मुझे लगता है कि इसमें भी है, सच है कि स्टेट कमिटी प्रॉपरली कर रहे हैं। वैसे नहीं पता लोगों को, हाँ, बहुत कम। तो बिल्कुल नहीं पता, और हर एक कोई उतना कैपेबल नहीं है, उतना बहादुर भी नहीं है। बहादुर मैं इस सेंस में कहूंगा कि वो इतनी हिम्मत जुटा सके, और इनफैक्ट जब तक सपोर्ट नहीं होगी डिसेबल्ड को, तब तक मिनिमम लेवल की सपोर्ट तो चाहिए होती है, चाहे पेरेंट्स की हो, चाहे मेंटर की हो, चाहे स्कूल लेवल पे हो, या किसी भी हो, किसी एनजीओ के द्वारा हो, तो वहां तक वो पहुंच पाए, और या वो उतना सशक्त हो गया, उसकी कंडीशन पूरी होगी कि वहां पहुंच पाए। उसमें भी पहले बेसिक मिनिमम लेवल पे सपोर्ट चाहिए। तो स्टेट कमीशंस क्योंकि काम नहीं कर पाते हैं, नहीं कर रहे हैं, तो वो अवेयरनेस नहीं रहती, और ये भी नहीं पता रहता कि हाँ, अगर मान लीजिए हमारी कोई ग्रीवेंस होगी, हम कहाँ पहुंचेंगे। तो मुझे लगता है कि इस दृष्टि से शायद ये एक बहुत ही असंभव सी चीज है अभी हालांकि मैं इस बहुत ही हार्श वर्ड का यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये आज की स्थिति को दर्शाने के लिए जरूरी है। और दूसरा आपने पूछा था कि कैसे पहुंचा जा सकता है ना। जी। तो मुझे लगता है कि जब हम पहली सवाल का उत्तर दे रहे हैं, तो ये दूसरी चीज अपने आप सामने आ जाती है। देखिए, कई सारी चीजें होती हैं। अगर हम मान लीजिए, आजकल तो काफी फ्रेंडली होने की बात हो रही है, जैसे आप टेलीफोन करें तो आपकी बात सुन लेते हैं, है ना, और आप एक प्लेन पेपर पे लिख के अपना ग्रीवेंस दें तो उसको एंटरटेन होता है। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन ये सब लोगों को पता हो या ना हो, सबसे बड़ी बात है। और दूसरा है नोटिफिकेशन का, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा था। तो देखिए, वेबसाइट पे अगर देखें, उनकी कई सारी नोटिफिकेशंस तो होती हैं, लेकिन क्या वो और दूसरी जो इनफैक्ट जो भी फ्रेंडली जो एनवायरनमेंट्स हैं या जो मीडिया है उसके थ्रू भी पहुंच पाती है, या फिर डेली न्यूज़पेपर्स में कितना पहुंच पाती है उनकी नोटिफिकेशन, या कितना तवज्जो देती है मीडिया, या हम लोग भी कितना देते हैं। मुझे लगता है उसमें भी बहुत कुछ करने को है, वो नहीं हो पा रहा है। कि नोटिफिकेशंस अगर हम देख लें कि कितने छपते हैं जो भी यूजर फ्रेंडली मीडिया है उसमें, जो डिसेबल्ड के लिए होती है, और वो पहुंच पाते हैं, नहीं पहुंच पाते, तो वो एक बहुत ही मुझे लगता है इस एरिया में कोई काम नहीं हुआ है जी। और अगर कोई वेबसाइट एक्सेस करता है तब तो वो देख सकता है, और उसके लिए भी अवेयरनेस चाहिए। अगर नहीं पाता है तो महरून रह जाता है इन सब चीज़ों से। जी, थैंक यू। डॉक्टर सरीन जी, आपसे एक सवाल आपके लिए आया है कि अगर सीसीपीडी कई हमारी प्रॉब्लम्स को नहीं सुनता है, तो उस सिचुएशन पे सीसीपीडी पर अगर हमने कंप्लेन करनी हो तो हम कहाँ जाएं? देखिए, सीसीपीडी का वैसे टोटल फेडरल स्ट्रक्चर है। अगर आप स्टेट लेवल पे नहीं सुन पाते हैं, सेंटर पे जाना होगा। सेंटर पे भी नहीं सुन पाते थे, तब आपके पास सिवाय इस बात को जो है मिनिस्ट्री में संबद्ध कार्यालय में इसकी चर्चा करने के अलावा कोई बहुत बड़ा रास्ता बनता नहीं।
क्योंकि सीसीपीडी की कंप्लेंट आप कीजिएगा तो सीसीपीडी को दुरुस्त करने का उस ढंग का ठेका कोई लिया नहीं गया जितना मैं एक्ट को देख पाया। उसमें काफी हद तक उसको ऑटोनोमस रखा गया है और इस ढंग की नहीं कहा गया कि उनके खिलाफ भी जाकर आप कोई बहुत बड़ी कंप्लेंट लॉन्च कर पाते हैं। जी इसमें मैं एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूँगा कैंडिडेट की, अगर आप इजाजत दें तो। जी अनिल सर, मैं 2 मिनट में आपके पास आऊँगा। काफ़ी देर से होल्ड किया मैंने सुब्रमण्य सर को, उसके बाद आपके पास इस पे आऊँगा। जरूर। जी सुब्रमण्य सर, आपके लिए ये क्वेश्चन है कि पीपल लिसनर्स आर लिसनिंग एंड वन ऑफ द लिसनर हैज लिसनड यू वेरी केयरफुली एंड ही सेड यू पुट द वैलिड पॉइंट एंड बट दे वांट टू नो फ्रॉम यू, as you earlier said, it needs lots of amendments in it. So they want to know from you, what ideas would you suggest to improve, to make it stronger and out of the bureaucracy? In that sense, what would you suggest? How can we make CCPD stronger? No, first of all, I think we need to change the narrative of disability in order to make the government understand that no longer functioning in the charity model. I think one of the problems that always happens between the social sector, especially the disability sector, and the government is that we talk about rights model, and I'm talking about it at the time when we are going to have a new government. I don't know honestly how many people in the new government will know that India has ratified UNCRPD. And we are talking about rights model. Okay, I think that needs it's a big challenge for us. Okay, but once the government is convinced that we are talking about a rights model, when you talk about rights model, another important thing that needs to be noted here, because people are not comfortable when you talk about rights, but with rights also comes responsibility. When we talk about rights, we say that we not only take our rights, but we also take responsibility for those rights. So once the government understands this and understands that it is from the government's point of view to ensure the welfare of persons with disability. When you talk about job creation, for example, I was reading a statistics yesterday that there are 55 million jobs which are going to be created in India in the next 10 years. So in that, wondering if whether disability are included. Okay, once that idea that persons with disability can be included in job creation or in education or inclusion in general, I am sure the government will be precisely how we are going to do is a question. Okay, once that happens, CPD will become a very strong and a powerful body which not only oversees equality or implementation of aspects like inclusion and all that, it will also make sure that we are talking about rights and not about charity. I think it is now the ball is in the court of the disability sector, that we have to raise up to the occasion, talk to the government, sensitize the government and tell them that we are not talking about doles, we are not talking about handouts, we are talking about fundamental rights to education and employment and dignified life. And once, if that is sort of, if we want to guarantee that, we need a stronger institution, such as the CCPD. Once the government is convinced, I'm sure, I think we would be able to see a very, very, effective CCPD in future. I don't know if government will be convinced or no, but your listener has been convinced. Yes, Dr. Anil Aneja ji, the question goes to you for the listener, our regular listener, and she said that my name should be confidential. Okay, and the question goes to you. एक तो आप पहले अपनी बात रखना चाहते थे, वो भी रखिए और क्लोजिंग कमेंट के साथ. और क्वेश्चन ये है, जो बैंकों में इंटरनल प्रमोशन होती है तो उसमें बहुत कम ऑफिसर्स को प्रमोशन, इंटरनल प्रमोशन दी जाती है, तो वो उसके लिए सीसीपीडी में क्या हम कर सकते हैं, मतलब कैसे अप्रोच कर सकते हैं, और वो किस बेसिस पे प्रमोशन देते हैं. ये इंटरनल डिस्क्रिमिनेट होता है मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो एबिलिटी को तो देखते नहीं, ज़्यादा काम तो ज़्यादा करते नहीं.
तो ऑन विच बेसिस? दो बातें कहना चाहूँगा जिस एक तो जो पहले मुद्दा आया था कि क्या हम सीसीटीवी के विरोध में कोई कंप्लेन कर सकते हैं जो हमारी बात ना सुनी जाए। तो देखिए, इसमें दो तरह की कंप्लेंट्स, दो तरह के इश्यूज हम उनके सामने सीसीटीवी के सामने उठाते हैं। एक होते हैं इश्यूज अंडर सेक्शन 59, हमारी कोई ग्रीवेंस है, हमारे राइट्स का डिप्राइवेशन हो रहा है, उसके बारे में हम हमारा व्यक्तिगत राइट हो सकता है या हमारा एक जनरल राइट हो सकता है, हमारी कम्युनिटी का, अगर मैं अध्यापक हूँ तो अध्यापकों का हो सकता है कोई राइट्स का डिप्राइवेशन, जहाँ तक पर्सन विद डिसेबिलिटीज की बात है। अगर मैं बैंक में काम कर रहा हूँ तो बैंक एम्प्लॉइज जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, ऑर्थोपेडिक इम्पेयर्ड हैं, उनका राइट्स का कोई हनन हो सकता है, एक कलेक्टिव रूप से, सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से, तब हम जाते हैं। तो ये स्थिति होना कि सीसीटीवी हमारी बात ना सुने करीब असंभव स्थिति है। वो असंभव इसलिए है कि जैसे आप कचहरी में जाते हैं, जो भी आप कंप्लेन देंगे उसका कोई ना कोई हश्र होगा, चाहे वो सुनी जाएगी, आपकी बात मानी जाएगी, डिसमिस कर दी जाएगी या जो भी होगा। तो ना सुने जाने की स्थिति में ये हुआ कि आपकी शिकायत का कॉग्निसेंस ही नहीं लिया गया, नोट नहीं किया गया। वो स्थिति मेरी नजर में तो आज तक कभी हुई नहीं। ये होता है कि सीसीपीडी जैसा आप चाहते हैं वैसा आदेश ना दे, ये हो सकता है कि वो आपकी शिकायत को जायज ना माने। तो अगर ऐसा है या आप उसके आदेश से या जिस तरीके से आपकी कंप्लेन अटेंड की गई उससे संतुष्ट नहीं है, तो ओनली चैलेंज जो आपके पास बचता है, जहां तक सेंटर की बात है, आप हाई कोर्ट जाएंगे, और स्टेट्स में अगर कमिश्नर्स की बात है तो वहां भी हाई कोर्ट जाएंगे, दीज आर इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर। और ये अक्सर समस्या वहां आती है जहाँ एक मुद्दा होता है किसी राज्य का और हम चले जाते हैं सीसीपीडी के पास। अगर राज्य सरकार के अधीन मुद्दे हैं तो हमें तो राज्य सरकार में जो कमिश्नर हैं, कमिश्नर डिसेबिलिटीज, वो अच्छे हो या बुरे हो, जैसे भी हो, समस्या बहुत है वहां पर, नो डाउट। तो हमें पहले वहां जाना होगा। अगर वहां जाना होगा तो सीसीपीडी एक अपीलिंग चैनल नहीं है एज पर द एक्ट, फिर हमें हाई कोर्ट जाना होगा। ये कुछ चैनल है अगर हम सीसीपीडी या कमिश्नर के ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है। और क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपकी बात पर नोट ही ना किया जाए कि एवरी कंप्लेन विच इज सेंट इन अ फॉर्मल मैनर, चिट्ठी द्वारा, ईमेल द्वारा, पिटीशन द्वारा, उसको नोट करके उसका केस नंबर जरूर दिया जाएगा और उससे कोई ना कोई आदेश, चाहे वो नकारात्मक ही क्यों ना हो, वो जरूर होगा। ये तो बात थी। दूसरा आपने कुछ पूछा था internal promotion in the banks, and I request everyone to be brief because time we don't have very less time. ये मुद्दा एसीबी ने बहुत गहराई से स्टडी किया है और हम इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि दो तरह की प्रमोशन बैंक में होती हैं। एक होती है बाय रिटन टेस्ट और ग्रुप सी टू क्रेडिट तो ऑफिसर्स कार्ड है। उसमें हमारा पहला केस था 99 का, जिसकी चर्चा मैंने इस कार्यक्रम के शुरू में की। 99 पंजाब नेशनल बैंक का केस था जिसमें वो प्रमोशन था अलाउड है, उसमें समस्या नहीं है। दूसरी जो समस्या आती है फ्रॉम स्केल 1 टू स्केल 2 एंड अबव, उसमें समस्या ये है कि ग्रुप बी और ए सर्विसेज में एज पर पीडब्ल्यूडी एक्ट प्रमोशंस में रिजर्वेशन नहीं है पीडब्ल्यूडीज के लिए, और डिस्क्रिमिनेशन दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसके लिए एक प्रोसेस है, आपकी रिपोर्ट जाती है, रिटन टेस्ट होता है, और हम तरीके ढूंढ रहे हैं किस तरह से उसको स्टैंडर्डाइज करवाया जाए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश एक्ट के अंदर उसके लिए प्रोविजन नहीं है, क्योंकि रिजर्वेशन की बात हम वहां नहीं करते ऑफिसर लेवल प्रमोशन में, वो एक्ट अलाउड नहीं है। पर उसके और क्या मैकेनिज्म हो, ये पहले भी मुद्दा उठाया गया है और हम दोबारा स्टडी करके वी आर सीरियसली वर्किंग ऑन इट, और जल्दी ही हम इसके बारे में एक केस तैयार करके एप्रोप्रिएट फोरम में डालेंगे और कोशिश करेंगे ऐसे प्रावधान सुनिश्चित किए जाए कि उस केस में भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जी, तो AICB is working there. Okay, we will talk. And okay. और किसी का कंफ्यूजन ऐसा तो हमें बताएं ताकि हमारे पास उदाहरण हो सके। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बोले। या अभी मेरे पास बहुत समय कम है, ब्रीफ में मैं सभी के पास आऊँगा। While you get ready for some question, the listeners actually I am not clear to the question, so I will invite you. अब निखिल सर, आपसे एक सवाल एक लिसनर का ये है, जल्दी में क्लोजिंग कमेंट के साथ, जैसे आज ये डिसेबल राइट ग्रुप्स जिन्होंने ओरली इम्पेयर्ड के लिए इन्होंने राजनाथ सिंह से कल बात की और इन्हें इमीडिएटली रिस्पांस आ गया, जी हाँ वहाँ पर 3 लैंग्वेज इंटरप्रेटर होंगे और ये साइन लैंग्वेज में जो ओथ टेकिंग सेरेमनी को वहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा, वहाँ भी अधिकारी होंगे और दूरदर्शन पर भी। तो क्या हम, जैसे बहुत फास्टली ये पहली बार ये डिसीजन आया है, हम इस गवर्नमेंट से डिसेबल की बेहतरी का कुछ उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, आई थिंक इट्स अ वेलकम स्टेप। और देखिए, और मतलब बिल्कुल उम्मीद पे दुनिया कायम है और ज़रूर करना चाहिए। और
बाकी तो जब ये डिलीवर करेंगे तब उसके उस हिसाब से इवैल्यूएशन होगा। लेकिन हाँ, इट्स अ वेलकम स्टेप। आई थिंक सो फार एज टुमारो इज कंसर्न इट्स अ गुड अटेम्प्ट। तो मुझे लगता है कि वी शुड बी होपफुल। Okay, thank you. Bala, I would like to invite you, and I would like one question for Subramani sir and one question for Sareen sir. We have the final question and closing comment. Bala, can you read out the question of Jyoti? I'm not that much clear to that question. And meanwhile, you read out the question from Nilima ma'am to Subramani sir is for making. I think this question, I'm not that much sure. If I'm wrong, kindly correct me. If we want to make CCPD stronger, can media play a huge role? Can media be involved in that? Can we expect? Definitely, media has to be involved. One of the biggest challenges that we face in the media is that the media itself is not aware. The awareness levels and sensitization levels within media itself is very less, and it is important. That's why I, from my part, I always encourage my fellow journalists, people who work with me, my colleagues, to take up disability issues, because I am a disabled person and I am writing about disability. There's nothing spectacular about it. Whereas if a new journalist, a budding journalist, takes up disability issues, there is always this promise that media will be included, and media can be included in any disability dialogue, particularly in the aspect of CCPD and strengthening the institution. Okay. The last question for Dr. Sareen ji and closing comment. Dr. Sareen ji, कंक्लूजन निकाले आज के डिस्कशन का, और आपके लिए ये क्वेश्चन है कि हमने पंजाब में एक म्यूज़िक वाला जब केस हुआ था, तो आप उस डिस्कशन में भी थे, तो उसमें हमने मेल के थ्रू उनसे कांटेक्ट किया था, हमें कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद दोबारा हमने रिमाइंडर भी डाला, तो उस पर भी हमें कोई जवाब नहीं आया। तो वाई दे आर सो वीक इन द टेक्नोलॉजी एंड अदर योर कंक्लूजन? डॉक्टर सरीन? जी जी डॉक्टर साहब, आपको क्वेश्चन सुना हमारा? मैं क्वेश्चन आपको नहीं सुनाई दिया था जी। क्वेश्चन ये है कि पंजाब में जो म्यूज़िक वाला केस हुआ था, जब म्यूज़िक की जॉब्स को मैंडेटरी कर दिया गया था, तो हमारे कुछ फ्रेंड्स ने इस CCPD को मेल के थ्रू एक लेटर लिखा था, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो फिर हमने रिमाइंडर भी डाला, तब भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो वाई दे आर वीक इन द टेक्नोलॉजी फर्स्ट, एंड दूसरी बात इन्होंने जो लिखा है कि फिर हम क्या कर सकते हैं उसके बाद, और उसके बाद आपका खुद का कंक्लूजन आज की डिस्कशन का क्लोजिंग कमेंट। देखिए, नंबर एक, थ्रू प्रॉपर चैनल हम नहीं जा पाते हैं क्योंकि पंजाब का कमिश्नर अपने आप में ही लगभग जीरो, वो वहाँ के मुख्यमंत्री का सीधा स्पोक्समैन है, उसको डिसेबिलिटीज को लेना देना नहीं। सेकेंडली, CCPD को जब आप डायरेक्ट लिखेंगे तो उनका वही मुद्दा उठेगा, आप थ्रू स्टेट क्यों नहीं, वो नहीं जवाब दे रहे हैं। वो इस बात साफ जाहिर करता है कि चीज़ें टालने, जिसको हम बोलते हैं टेंडेंसी और पेंडेंसी, वो ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा है। हम चाहे कह दें CCPD ब्यूरोक्रेसी नहीं है, तो कड़वा सच यही है कि CCPD ब्यूरोक्रेसी का कहीं ना कहीं हिस्सा नहीं। और जहाँ तक मेरे क्लोजिंग कमेंट क्या बात करते हैं, मुझे याद है जिस समय PWD एक्ट बन रहा था, मैं LK आडवाणी और इंद्रजीत गुप्ता दोनों के पास ये PWD एक्ट लेके गया। उन्होंने पेजेस पलटे, कमिश्नर्स का स्ट्रक्चर देखा, तो उसका सीधे मुझसे बोले, आप याद रखो आने वाले समय में ये केवल कमिश्नर्स के चक्कर में लटक के रह जाएगा, इसमें कोई सकारात्मक नहीं होगा। मेरा दृढ़ मानना, उस समय चाहे बुरा लगा था, लेकिन आज भी सो कॉल्ड फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कमिश्नर्स के बावजूद ना ढंग के स्टेट कमिश्नर दिखते हैं, और CCPD स्टेट द्वारा आई गई एप्लीकेशन को इस नाम से टालता रहता है कि हमारे पास वर्कलोड ज़्यादा है। मैं नहीं जानता हूँ ये ज़्यादा कहाँ तक, और क्या उनसे उम्मीद की जाए कि वो मिशनरी काम करेंगे, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। अधिकार पा जाने का मिशनरी काम कोई नहीं करता, और मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं आपको मिशनरी कम ब्यूरोक्रेटिक वर्क जल्दी करनी है, या जब तक जनता दबाव डालकर इनको फोर्स नहीं करेगी कुछ करें, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मेरी दृढ़ मान्यता है कि पब्लिक को
सामने आना होगा और प्रेशराइज करना होगा इन कमिश्नर को और सीसीपीडी को कुछ करने के लिए। जी, तो लिसनर्स की आप सभी से बहुत खुश हैं, उन्होंने आज बहुत सीखा है, ऐसे मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं। दे आर वेरी हैप्पी, दे हैव लर्न सो मैनी थिंग्स टुडे इन फर्स्ट टाइम अबाउट सीसीपीडी एंड आई पर्सनली फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ रेडियो उड़ान so grateful and thankful to you people for sparing the time with us. Thank you so much everybody. Thank you very much. थैंक यू। Thank you. Thank you. थैंक यू। जी हाँ, तो अगला प्रोग्राम मिसेस कन्फ्यूजन भी बिल्कुल तैयार है। 2 मिनट की ब्रेक के बाद मिसेस कन्फ्यूजन, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो इस एपिसोड को मत मिस करें, इवन इस प्रोग्राम को मिस मत करें। दैट्स वेरी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इन 2 minutes ब्रेक वी विल बी बैक।